हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कैप्री ग्लोबल एंड आदित्य विजन। दोनों के आज ही Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। ज्यादा अपडेट अभी अवेलेबल है नहीं। कैप्री ग्लोबल का एक्चुअली कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कुछ मीडिया रिलीज अपडेट भी आया नहीं है, तो सिर्फ हमारे पास नंबर्स हैं। जो P&L होता है कंपनी का, सिर्फ वही अभी अवेलेबल है। कॉन कॉल इस कंपनी का ट्यूसडे होगा। एंड आदित्य विजन का अगर आप देखोगे तो उनका कॉन कॉल आज हुआ था, बट मैं लाइव अटेंड कर नहीं पाया और अभी तक उनका कॉन कॉल अवेलेबल है नहीं। तो जब कॉन कॉल अवेलेबल होगा उसको भी अच्छे से समझ के आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक शॉर्ट डिस्कशन रखेंगे दोनों कंपनीज के ऊपर। हमारे एक्सपेक्टेशन क्या थे, इनका इनका एग्जीक्यूशन कैसा रहा और आगे का यहाँ से कैसा आउटलुक लगता है। कैप्री ग्लोबल से स्टार्ट करते हैं। तो इस बिजनेस को हमने लास्ट क्वार्टर से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। एक अच्छा री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस करी थी, बिकॉज ये भी उन एनबीएफसीज में से आता है, जैसे एचडीएफसी फाइनेंस है, जिन्होंने ये जो पूरा लास्ट 1-2 साल का जो लेंडिंग साइकिल गया है, जिसमें बहुत सारे लेंडर्स के एनपीए बढ़े हैं, उसमें इस कंपनी ने सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करके रखा है। कुछ ज्यादा डिटोरिएशन आप नहीं देखोगे इनके एसेट क्वालिटी में। 100% सिक्योर लेंडर है एक तरीके का ये। दूसरा, इसके साथ में कंपनी ने ग्रोथ बहुत अच्छे फास्ट पेस पे किया है। बिकॉज सी, बहुत ऐसे एनबीएफसीज हैं, लेंडर्स हैं, जिनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। बैंक्स भी आपको बहुत ऐसे दिख जाएंगे, लेकिन उनके शेयर होल्डर्स ने वेल्थ क्रिएट नहीं किया, उनके शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि अगर मैं लोन ही नहीं दूंगा, मेरा लोन बुक ही 4% 5% से ग्रो करेगा, मतलब इंडस्ट्री से भी लोअर रेट पे मैं ग्रो करूंगा, तब तो बहुत आसान है ना मेरे लिए कि मैं एनपीओ को कंट्रोल रख सकता हूं। मैं ज्यादा लोन ही नहीं दे रहा तो एनपीए का प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन लीडर वो होता है, या क्वालिटी लेंडर वो होता है, जो ग्रोथ भी फास्ट पेस पे करे। एटलीस्ट आप इंडस्ट्री से फास्ट पेस पे ग्रो करो और उसके साथ में एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करके रखो। तो इस कैटेगरी में आपको बहुत कुछ एनबीएफसीज मिलेंगे। एक एसबीएफसी फाइनेंस है, ऑफकोर्स हाउसिंग इंडस्ट्री में तो काफी सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन प्योर एनबीएफसी में एक एसबीएफसी फाइनेंस है और दूसरा आपका कैप्री ग्लोबल है, जो एक फास्ट फास्ट ग्रोइंग प्लेयर है, लेकिन इनकी एसेट क्वालिटी इतनी ज्यादा डिटोरिएट हुई नहीं है अभी तक। इनका बिजनेस मॉडल अगर आप समझोगे तो ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। मतलब ये एमएसएमईज को लोन भी देते हैं, गोल्ड लोन भी देती है कंपनी, फिर हाउसिंग लोन भी करती है, हाउसिंग में अफोर्डेबल होम लोन देती है कंपनी। और इसके अलावा कंपनी कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग भी करती है। जो आपके डेवलपर्स होते हैं, मिड साइज जो डेवलपर्स होते हैं, उनको कंपनी लोन देती है टायर 1 टायर 2 सिटीज के अंदर। एंड सो मेन तो इनका यही लैंडिंग का बिजनेस है। इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कंपनी क्या करती है, अदर इनकम का। सो इनका इनका टारगेट है कि अदर इनकम को हमको ग्रो करना है कॉन्स्टेंटली। 3-4 इन्होंने सेगमेंट्स पे फोकस करना शुरू किया उसके लिए। एक तो आपका को लेंडिंग है, जो इनके टोटल बुक का 17 से 18% को लेंडिंग से आता है, तो वहां से कंपनी को फी इनकम मिलता है। को लेंडिंग के अलावा ये कंपनी कार लोन ओरिजिनेट करती है। कार लोन देती नहीं है, कार लोन ओरिजिनेट करती है। जो आपके टॉप लेंडर्स हैं, जैसे एचडीबी फाइनेंशियल हो गया, और काफी सारे बैंक्स के साथ में, एनबीएफसी के साथ में इनका टाई अप है, तो उनके लिए कार लोन ओरिजिनेट करती है, तो वहां से भी इनको फी इनकम आता है। और तीसरा, कंपनी इंश्योरेंस वगैरह क्रॉस सेल करती है अपने कस्टमर्स को, जहां से अगेन इनको फी इनकम आता है। तो ये इनका एक अदर इनकम का डिवीजन है, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो आरओई एक्रेटिव है इस बिजनेस के लिए, बिकॉज कैपिटल नहीं लग रहा और मेरा फी इनकम, कमीशन इनकम आता जा रहा है वहां से। सो यही मेन बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। और हमने डिस्कस इसलिए किया था क्योंकि ग्रोथ अच्छी रही है, एसेट क्वालिटी अच्छा रहा है, वैल्यूएशन लुक्रेटिव है, तो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। अब इनका इस बार का Q1 का नंबर देखते हैं। पीपीटी नहीं है, सिर्फ पीएनएल है, सो उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इन्होंने नंबर कैसे रिपोर्ट करें। तो रेवेन्यू अगर आप देखोगे कंपनी का वाई वाई लेवल पे, रेवेन्यू सेल्स जो भी हम इसको बोलें, सो ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, टॉप लाइन के अंदर। इसमें इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूडेड है, फी इनकम भी इंक्लूडेड है, कमीशन वगैरह कंपनी को मिलता है, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो ये टोटल अगर आप देखोगे तो 40% का ग्रोथ है, काफी अच्छी ग्रोथ है। एंड नॉर्मली भी ये कंपनी पास्ट के क्वार्टर्स में भी यही 35 40 45% से अपने रेवेन्यू को, सेल्स को ग्रो करती हुई आई है पिछले काफी सारे क्वार्टर से। तो टॉप लाइन की ग्रोथ एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अभी भी कंसिस्टेंट है। देन लेंडिंग बिजनेस है, तो हमको एक्सपेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना है वो देखना है इनका ये वाला लाइन आइटम, इंपेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। इसका मतलब क्या है, प्रोविजनिंग, कि आपने कितनी प्रोविजनिंग करी है। तो अगर आप ये वाला नंबर देखोगे तो लास्ट ईयर से लगभग ये डबल हो गया है, 80-90% के आसपास का इंक्रीज है इसमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो ये जो इंक्रीज है वो और भी ज्यादा लगता है कंपनी का। लास्ट क्वार्टर में 18 करोड़ था, 19 करोड़ था, अभी ये 81 करोड़ के आसपास है। तो ये एक एक चीज है जो कंपनी, आई मीन, क्योंकि कोई और अपडेट हमारे पास अवेलेबल है नहीं कि इनकी एनपीए कितने बड़े हैं, क्रेडिट कॉस्ट कितना ज्यादा बढ़ गया है, करंट एयूएम का बेस कितना है, तो ये सारा डेटा पॉइंट अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये इंपेयरमेंट यानी कि प्रोविजंस जो इतने ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, ये थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर लगता है इनके पूरे रिजल्ट में अगर हम देखें तो।
बट क्योंकि इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, इन्होंने पिछले कुछ ईयर्स में बहुत फास्ट पेस पे ब्रांच एक्सपेंशन किया था, और अब क्योंकि स्केल के साथ में वहां पे कॉस्ट तो सेम है लेकिन ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है इस कंपनी को। इसीलिए आप देखोगे कंपनी का जो पैट है वो लगभग कंपनी का 2.5x से ग्रो किया है। 76 करोड़ था पैट लास्ट ईयर, अभी कंपनी ने 175 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर के अंदर। तो मोर देन 2x का ग्रोथ है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। सो टॉप लाइन की ग्रोथ अच्छी है, बॉटम लाइन का ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत सॉलिड मिल रहा है इस कंपनी को। कॉस्ट टू इनकम कॉन्स्टेंटली कंपनी का रिड्यूस होता जा रहा है। लास्ट ईयर आई थिंक 64-65% था, FY25 में ये 55% के आसपास आया। मैनेजमेंट ने बोला आने वाले क्वार्टर्स में और इंप्रूव होगा। तो ये मेन लीवर्स है कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ के। लेकिन एक कंसर्न यही है कि प्रोविजंस कंपनी के काफी ज्यादा इंक्रीज हुए। अब इसको क्या हम रेड फ्लैग बोल सकते हैं? नहीं, रेड फ्लैग नहीं बोल सकते, बिकॉज अभी हमारे पास एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है कि किस चीज की वजह से ये बढ़ा है, और क्या एक्चुअली में कंपनी के एनपीएस भी बढ़े हैं, स्लीपेजेस भी बढ़े हैं। वो सारी चीजों पे अभी क्लैरिटी है नहीं हमको। तो एक और पॉइंट अगर आप देखोगे इसमें, तो Q1 जो है ना, वो जनरली भी लेंडिंग बिजनेसेस के लिए सीजनली थोड़ा सा वीक क्वार्टर होता है। थोड़ा बहुत एनपीए वैसे भी इन कंपनीज का इंक्रीज होता है। इनफैक्ट आप लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर देखोगे, उसमें भी इस कंपनी के प्रोविजंस काफी बढ़ गए थे, लेकिन देन मतलब उसके बाद के क्वार्टर्स में वो सारे प्रोविजंस के नंबर इंप्रूव हो गए, पैट का ग्रोथ अच्छा हुआ, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो सबकी क्लैरिटी कहां से मिलेगी? कॉन कॉल से। अब ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि रिजल्ट आज आया, कंपनी आज भी कॉन कॉल कर सकती थी, कल भी कॉन कॉल कर सकती थी, मंडे को भी कॉन कॉल कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ट्यूसडे का कॉन कॉल रखा है। तो काफी लेट है, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा हमको एग्जैक्ट क्लैरिटी का। बट ओवरऑल अगर मैं नंबर्स देखूं तो ऐसा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ वो उसके ऊपर फोकस रखना है, वो जो प्रोविजन वाला नंबर है। क्यों रखना है उसके ऊपर फोकस? क्योंकि आई मीन आपका सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये ना लैंडिंग बिजनेस में इतना मायने नहीं रखता जब अगर आपका एसेट क्वालिटी खराब हो जाए। बिकॉज एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए वही सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि क्या आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ अच्छा आ सकता है, नहीं आ सकता है। सो एसेट क्वालिटी खराब हुआ यानी इंक्रीमेंटल ग्रोथ में आपके प्रॉब्लम आ सकता है, और एज अ शेयर होल्डर मुझे वहां पे कॉशियस होना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि इनके साथ में वो केस होगा, लेकिन मुझे उसकी क्लैरिटी तो चाहिए ना, तो उसका हम वेट करेंगे कॉन कॉल का। बट ओवरऑल नंबर्स जो है वो ठीक आए हैं कंपनी के। मेन फोकस अगेन सेम चीज कि उसके ऊपर रखना है कि एसेट क्वालिटी का ट्रेंड कैसा रहता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी आती है। एक और अपडेट इसका डिस्कस करें तो अभी इन्होंने लास्ट मंथ आई थिंक QIP रेज किया था 2000 करोड़ का, तो काफी बड़ा QIP का फंड रेजिंग किया इन्होंने। आई एम जनरली आई मीन मैं ये सारी चीजें डिस्कस करता नहीं हूँ, मैं इन पे फोकस करता भी नहीं हूँ, बट जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए अगर हम डिस्कस करें तो उस QIP में काफी बड़े मार्की इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। लाइक वो जो 3P इन्वेस्टमेंट जो प्रशांत जी का है, जो पहले HDFC के फंड मैनेजर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और भी काफी बड़े बड़े फंड हाउसेस आप देखोगे, ICICI प्रूडेंशियल वगैरह, उन्होंने इनके इस QIP में पार्टिसिपेट किया। टोटल QIP था 2000 करोड़ का, एंड इंटरेस्ट आई थिंक इनको 4000 से 4500 करोड़ के आसपास का आया था। तो ये एक दिखाता है कि एक छोटी NBFC है, लेकिन इतने सारे बड़े इन्वेस्टर्स अगर इंटरेस्टेड हैं, सो मे बी बिजनेस का आउटलुक जो है वो उनको भी काफी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इसको हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अकॉर्डिंग नहीं देखना है कि अगर वो आए हैं तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो कल को चले जाएंगे तो मैं मतलब बिजनेस हमारे लिए खराब हो गया, नहीं। हमारे लिए जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको कन्विक्शन दे सकता है, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता है इस बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर के। तो बस उस तरीके से लेना है, बाकी हमको तो बिजनेस ट्रैक करना है, बिजनेस का परफॉर्मेंस हमारे लिए मैटर करता है। सपोज कल को चल के ये इन्वेस्टर्स अगर सेल करते हैं या एग्जिट हो जाते हैं इस स्टॉक से, तो उनका अपना कोई रीजन हो सकता है, अपना कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी हो सकता है उनको मिल गया हो, या उनके बिजनेस में उनके उनके फंड में कुछ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहा हो, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। उसके बेसिस पे हमको डिसाइड नहीं करना है। हमारे लिए तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम इंडिविजुअल लेवल पे हमको बिजनेस देखना है कि बिजनेस कैसा कर रहा है। सो ये सारी चीजें हैं, बाकी कॉन कॉल का इनका वेट करते हैं, वहां से और क्लैरिटी मिलेगा। अब बात करते हैं आदित्य विजन पे। आदित्य विजन का FY25 अच्छा गया। एक तो समर सीजन बहुत स्ट्रांग था। FY26 के लिए इन्होंने इन्वेंट्री बिल्डअप बहुत एडवांस में कर ली थी पहले ही, बिकॉज अगेन चाहे आप ब्रांड्स को देखो, मैन्युफैक्चरर्स को देखो, हर कोई कॉन्फिडेंट था कि ये समर सीजन भी काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन हमको पता है कि अभी तक का सीजन कैसा गया है। मैन्युफैक्चरर्स के रिजल्ट्स आप देखो तो इतने अच्छे नहीं आए हैं। OEM ब्रांड्स के नंबर्स अगर आप देखोगे तो 30, 35, 40% का डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आदित्य विजन के सबसे पहले हम Q1 के नंबर्स देखते हैं कि कंपनी ने रिजल्ट ओवरऑल कैसे रिपोर्ट करे हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो आई मीन नंबर से पहले ये वाला डेटा पॉइंट अगर आप देखोगे तो इनके PPT में इन्होंने पहली बार, अब इससे पहले किसी भी PPT में आपको ये डेटा पॉइंट नहीं मिलेगा, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने PPT में मतलब नंबर से पहले ही ये डेटा पॉइंट दे दिया है।
ये क्यों दिया है? बिकॉज आपको मैनेजमेंट पहले ही बताना चाह रहा है कि ये क्वार्टर जो है वो कितना चैलेंजिंग रहा है हमारे जैसे बिजनेस मॉडल के लिए। जैसे रेनफॉल अगर आप देखोगे मार्च से जून के बीच में इनके एरियाज में, ये 3 स्टेट में ऑपरेट करते हैं ना, बिहार, यूपी और झारखंड, तो यहाँ पे नॉर्मली कितना होता है और इस बार कितना ज्यादा रेनफॉल देखने को मिला है। दूसरा क्या हुआ है, एवरेज टेम्परेचर मतलब नॉर्मली कितना होता है हर एक साल में इन तीनों स्टेट्स में, और इस बार कितना ज्यादा देखने को मिला, कितना कम देखने को मिला है। तो कंपनी क्या कह रही है कि लास्ट 6 डेकेड्स में ये सबसे कूलेस्ट समर गया है अभी तक हमारे लिए, सबसे ठंडा गर्मी का मौसम गया अभी तक Q1 में, मार्च से जून तक का अगर हम देखें। और यही 3 मेन स्टेट्स है इस कंपनी के लिए। तो अगर समर इतना एक्सट्रीम नहीं होगा तो इनके जो सेट ऑफ टारगेट कस्टमर्स हैं जिनके लिए एसी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, ये सब एक तरीके का एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होता है, सो वो बाइंग ट्रिगर नहीं होती है, वो बाइंग डिसीजन तब तक ट्रिगर नहीं होता जब तक एटलीस्ट 1 मंथ का एक्सट्रीम समर ना हो। जनरली इनके बिजनेस मॉडल के साथ में वो होता है। तो वो एक चैलेंज है इनके साथ में। अब वही आप नंबर्स में देखोगे तो वही रिफ्लेक्ट होता है, 6% का रेवेन्यू ग्रोथ है YOY लेवल पे, जबकि Q1 इस कंपनी के लिए सीजनली सबसे वीक, सबसे स्ट्रांग होता है। पूरे साल का 35 से 36% जो बिजनेस करती है ये कंपनी वो Q1 में करती है, और उसमें भी एसी, एयर कंडीशनर इस कंपनी का आधा रेवेन्यू लेकर के आता है। ऑलमोस्ट 45 से 50% रेवेन्यू Q1 में एसी से आता है। लेकिन अगर सीजन ही इस तरीके का जाएगा जहां पे इनकंसिस्टेंट आपका समर सीजन रहेगा, रेनफॉल होता रहेगा, एवरेज टेम्परेचर आपका काफी कम हो जाएगा, तो इनके टारगेट कस्टमर्स को जो ट्रिगर चाहिए होता है ये सारे प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, वो डिसीजन ट्रिगर नहीं होगा। इसीलिए हमको लो ग्रोथ देखने को मिला है। अच्छी चीज क्या लगी मुझे कि इबिट्टा वगैरह, पीबीटी वगैरह पे इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर आप इनका ग्रॉस मार्जिन देखोगे वो बिल्कुल स्टेबल है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ये एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि इन्होंने Q4 में बहुत एडवांस में इन्वेंट्री बिल्डअप करी थी, और ज्यादा इन्वेंट्री लेने पे जो ब्रांड्स होते हैं आपके LG वगैरह, जो आपके डाइकिन वगैरह, ये सारे जो एसी के ब्रांड्स हैं, ये उस टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट भी दे रहे थे रिटेलर्स को, तो उसका भी इनको थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है प्ले हुआ हो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के अंदर। सो ये ओवरऑल नंबर्स है आदित्य विजन के। अब इनका पूरे साल का टारगेट था कि हम 25 से 30 स्टोर्स ओपन करेंगे। अभी Q1 में इन्होंने सिर्फ 4 स्टोर्स ओपन किए हैं। बिल्कुल समझ में आता है कि जब सीजन इतना अच्छा नहीं है तो आप क्यों अननेसेसरी ज्यादा स्टोर एक्सपेंशन करोगे। आने वाले क्वार्टर्स कैसे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि टोटल स्टोर एक्सपेंशन कितना करना है। लेकिन ये करंट स्टोर इनका 179 है, और ये गाइडेंस तो उन्होंने दिया है कि 200 स्टोर हम क्रॉस कर लेंगे, यानी मिनिमम स्टोर्स कंपनी 20 से 25 स्टोर्स तो और ऐड करने को देख रही है FY26 के अंदर। Q1 ये नंबर्स की बात करें तो जनरली मुझे ये नंबर इतना खराब नहीं लगा, बिकॉज मैं इससे ज्यादा खराब नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर में ईपैक को देखो, उसका नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ था। एम्बर को भी अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो उनका सेगमेंट है वो इतना अच्छा नहीं रहा, वीक था। देन सिम्फनी के नंबर्स आप देखो, 35-40% का रेवेन्यू डी ग्रोथ हो गया। हैवल्स का जो वो लॉयड वाला जो उनका डिवीजन है उसमें भी बहुत खराब नंबर्स हैं। और भी आप अगर ब्रांड्स को देखोगे, ओवरऑल एसी इंडस्ट्री में ही 30% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये रिटेलर है लेकिन फिर भी 5-6% का कंपनी ने टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाया है। तो उस पॉइंट से नंबर्स ठीक है, इतने खराब नंबर्स नहीं लगे हैं कंपनी के ये। और क्योंकि थोड़ा सा इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, मतलब आने वाले क्वार्टर्स में जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो आपका होम थिएटर, मोबाइल वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका सेल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है इस कंपनी के लिए Q2, Q3, Q4 के अंदर। सो एटलीस्ट चांस तो है आरती विजन के पास कि आने वाले क्वार्टर्स में ये स्टिल अच्छे पेस से ग्रो कर सकता है। लेकिन हाँ, कॉन कॉल जब अवेलेबल होगा तो उस पर हमको और क्लैरिटी मिलेगा उन सारी चीजों पे। करंट अगर आप इनका मतलब स्टॉक देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट ने बहुत पहले करेक्ट कर दिया था, क्योंकि वही हम बात करते हैं कि Q4 में रिजल्ट अच्छा था लेकिन स्टॉक करेक्ट हुआ, उसके बाद भी बहुत सीवियर करेक्शन देखने को मिला। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेरी भी आ रहा था। तो मार्केट ऐसे ही वर्क करता है, आज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो रिवॉर्ड नहीं करेगा, फ्यूचर में आपका क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है उसके बेसिस पे वो रिवॉर्ड या पनिश करता है स्टॉक को। अब ये बोल सकते हैं कि जो वर्स्ट पार्ट था इस बिजनेस के लिए, सबसे चैलेंजिंग था, वो तो निकल गया, Q1 तो गया। अब सारा कुछ डिपेंड करता है कि आने वाले क्वार्टर्स इस कंपनी के लिए कैसे रहते हैं। हालांकि कॉन कॉल अभी अटेंड किया नहीं है, लेकिन चांसेस यही है कि अच्छे क्वार्टर्स जाने चाहिए इस बिजनेस के लिए, आने वाले जो भी 3 क्वार्टर्स हैं। और अगर आप वहां से थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लोगे ना, 20-25% का भी ग्रोथ एस्टिमेट करोगे, जो ये नॉर्मल गाइडेंस देते ही है वैसे भी, तो पूरे साल का जो इनका पैड बनता है वो 120 करोड़ के आसपास बनता है। क्योंकि मैनेजमेंट खुद बोलती है कि थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप है हमारे बिजनेस के अंदर, ऑपरेटिंग लिवरेज थोड़ा बहुत मिल सकता है।
तो आप देखोगे कि फॉरवर्ड पी इसका 42 43 के आसपास आता है। बट यस, कॉनकॉल एक बार सुन लेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। तो आई मीन डील अगर आप ओवरऑल देखोगे करंट वैल्यूएशन के बेसिस पे तो बहुत लुक्रेटिव नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये उस स्टेज के अंदर है जहां पे वर्स्ट पार्ट जा चुका है। और अगर आई मीन मुझे बिजनेस में कन्विक्शन है, मुझे प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो जनरली ऐसे केसेस में इस तरीके के मॉडल्स को मैं थोड़ा स्टैगर्ड वे में प्ले करना स्टार्ट कर सकता हूं यहां से। हाँ, एक बार कॉन कॉल सुन लेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगा। बट मेन पॉइंट वही है कि जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था, अभी के नंबर्स देख करके लग रहा है वो इस कंपनी के लिए जा चुका है। आगे के क्वार्टर्स पे आप फोकस रखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कैसे नंबर्स रहते हैं इनके। कॉन कॉल कल परसों जब भी अवेलेबल होगा आपके साथ में जरूर डिस्कस करेंगे। सो ये छोटा सा अपडेट था दोनों कंपनीज पे, और अपडेट आएगा इन दोनों कंपनीज के बारे में उसको और आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।